हेलो वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं आज हमारे फ़ोन पे और हम आपको दिखाने वाले हैं मनी कंट्रोल ऐप के बारे में कि मनी कंट्रोल पे आप बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे कि बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो किसी भी कंपनी की हेल्थ बताते हैं। सो अगर आपको उस कंपनी की तबीयत जाननी हो, कंपनी कैसी है, कैसी चल रही है, आगे जाके क्या हो सकता है, मीन्स उस कंपनी की बेसिकली आप उसके कैश की पोजीशन कैसी है और फंडामेंटल एनालिसिस करना है। सो उसके लिए जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इसलिए आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सुबह हम चालू करते हैं बैलेंस शीट पढ़ना। तो बैलेंस शीट पढ़ने के और भी बहुत सारे ऐप होते हैं, मीन्स आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, एनुअल रिपोर्ट से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी मनी कंट्रोल पे दिखाएंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम मनी कंट्रोल पे दिखाएंगे कि आप मनी कंट्रोल पे कैसे किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा यहाँ पे मनी कंट्रोल ऐप। सो अभी हम मनी कंट्रोल ऐप को चालू कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो ये मनी कंट्रोल ऐप यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी लोडिंग हो रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे सेक्शन में डिवाइडेड है। और इस मनी कंट्रोल ऐप को कैसे यूज़ किया जाए वो सबके इन्फॉर्मेशन हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें दे चुके हैं। ठीक है, सो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है कि उसमें मनी कंट्रोल कैसे यूज़ किया जाता है, उसका पूरा ट्यूटोरियल है। सो आप वो देख सकते हो। ठीक है, सो अभी समझिए अगर आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है तो आप कैसे देखोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी न्यूज़ है, पर न्यूज़ देख लेते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन डॉक्टर आराध्य ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। अरे भाई, ये क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं इस पे। ये न्यूज़ का शेयर मार्केट से क्या रिलेशन है। कुछ भी न्यूज़ दिखाते रहते हैं। छोड़िए छोड़िए, सब छोड़िए। ठीक है, सो समझ जाइए आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है तो सबसे पहले आप ऊपर सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे किसी उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। जैसे अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ भी कंपनी, जैसे जैसे अगर देखते हैं तो हम रिलायंस ले लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे 10। यहाँ पे पहले से रिलायंस का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो उस पर सीधा क्लिक कर सकते हैं, तो हम सीधा क्लिक कर देते हैं। नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे अगर समझिए आपको वोडाफोन का चाहिए, वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन, देखिए यहाँ पे आ चुका है वोडाफोन आइडिया का। तो चलिए इसी के देख लेते हैं। ठीक है, सो ये आ चुका है वो। ठीक है, सो ये आ चुका है वोडाफोन आइडिया। और इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो छोटी सी क्विक ओवरव्यू है, वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और ये कुछ स्टेटिस्टिक्स है उसके बारे में, वो सब कुछ है। और यहाँ पे एक नया सेक्शन आ चुका है अभी फिलहाल कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। नया नया सेक्शन है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा रिटर्न कितना देता है वो सब। 6 महीने में इसने 50% का रिटर्न दिया है, 58% का है 3 महीने में, 137% का रिटर्न दिया है। लेकिन आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिलहाल तो। और फिर यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कि ये कंपनी का नाम क्या है, फिर कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, और इस कंपनी का ये सब BSE नंबर वो सब देखने मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपको इसकी बैलेंस शीट देखनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो स्लाइडर है उसको थोड़ा स्लाइड करके देखिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं मीन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इससे। सो उन चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से, मीन अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो फिलहाल बैलेंस शीट के लिए, सो इसमें बैलेंस शीट दिखा देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा हुआ आ चुका है, तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो ये आ चुकी है हमारे सामने पूरी बैलेंस शीट। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर दिखा रहेगा, उसके दो नंबर लिखे गए हैं। एक ऑरेंज कलर में लिखा गया है और एक ब्लू कलर में लिखा गया है। सो इन दो नंबर का मतलब क्या होता है। जो नंबर ऑरेंज कलर में लिखा गया है वो है स्टैंड अलोन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नंबर ऑरेंज कलर में लिखा गया है वो है स्टैंड अलोन, यानी ये कंपनी अकेली, यानी वोडाफोन आइडिया अकेला सिर्फ अपने टेलीकॉम सेक्टर से कितना कमाता है। और जो ये कंसोलिडेटेड है, यानी वोडाफोन आइडिया और उसकी बाकी की जो भी छोटी छोटी कंपनियां रहती है उसके साथ, वो सब मिला के कितना कमा पाती है। ठीक है, सो हो गया कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, यानी एक कंपनी खाली। अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जो मोबाइल का ऐप है उसमें आप सिर्फ 2 ही साल के ये देख सकते हो, 2 ही साल की फिगर्स देख सकते हो। सो अगर आपको 2 से ज़्यादा साल की फिगर देखने हैं सो उसके लिए आपको फिलहाल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी, या फिर बहुत सारे स्टॉक स्क्रीनर होते हैं, उस पर आके आप मल्टीपल ईयर्स के फिगर्स देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ 2 साल का ऑप्शन है, यानी एक तो इस साल का हो गया यानी मार्च 2020, और यहाँ पे दूसरा जो साल है जिससे हमें कंपैरिजन करना है उसको हम देख सकते हैं। सो फिलहाल तो हम शॉर्ट टर्म में नहीं करने वाले क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। सो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली बेसिकली आप किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म में करके कुछ फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप उसके फिगर्स को कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक साल में क्या ही कर देगी कंपनी। सो इसके हम देखते हैं, हम 2 साल में कंपेयर करते हैं, यानी 2018 और 19 में। सो ये 2018 से हम कंपेयर करेंगे और ये सब चीज़ें, यानी ये सब फिगर्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट 2 चीज़ों से बनी होती है, एक होता है लाइबिलिटी और एक होता है एसेट। सो भी एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है, अगर समझ जाए आपकी कोई कंपनी है और आपने कहीं से पैसा दिया,
यानी आपकी कंपनी में कहीं से पैसा आया, सो उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। लाइबिलिटी यानी सोर्स ऑफ फंड, यानी वो पैसा कहाँ से आया। तो अगर समझिए आपने बैंक से पैसा दिया, बैंक से उधार दिया, सो अभी वो लाइबिलिटी हो गई क्योंकि आपने पैसा आया, मीन्स आपकी कंपनी में पैसा आया। और अब एसेट क्या होता है? एसेट यानी आप उस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए डालते हो। तो समझिए आपके पास जो पैसा है उससे आपने एक कार खरीदी, या फिर एक घर खरीदा, या फिर एक ऑफिस खरीदा अपनी कंपनी को काम करने के लिए। तो अब ये जो पैसा जो ऑफिस या घर खरीदने के लिए जो यूज़ किया गया है उसको हम डाल देंगे एसेट में, क्योंकि जो एसेट है वो होता है यानी पैसे को आप कहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी जो लाइबिलिटी होती है वो होता है कि पैसा कहाँ से आया, और जो एसेट होता है वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो समझिए मैंने किसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। सो अभी 1 लाख रुपया जो लोन लिया मैंने, सो वो लोन चला गया लाइबिलिटी में, यानी 1 लाख का लोन लिया वो लाइबिलिटी में चला गया। और जो 1 लाख का समझिए मैंने एक घर खरीदा, 1 लाख के घर आते तो नहीं है फिलहाल, नहीं समझिए मैंने खरीद लिया कहीं से, तो सो 1 लाख का जो मैंने घर खरीदा वो हो जाएगा मेरे एसेट में। यानी जो लाइबिलिटी है वो पैसा कहाँ से आया ये बताते हैं, और जो एसेट है वो पैसा कहाँ गया ये बताता है। ठीक है। सो लाइबिलिटी में 2 सेक्शन होते हैं, एक होती है लाइबिलिटी खुद, और दूसरे होते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड यानी कंपनी के मालिक के पैसे, यानी आप जिसने उनके शेयर खरीदे हुए उसके पैसे। ठीक है। सो लाइबिलिटी के 2 सेक्शन होते हैं, इसमें हम सेक्टर वाइज चलेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या होते हैं। ठीक है। सो अगर आप देखोगे सबसे टॉप पे आता है शेयर होल्डर्स फंड। ये जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके नीचे भी और भी बहुत सारे सबसेक्शन होते हैं। सो सब देखने के लिए आपको इस चीज़ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सो ये सब नीचे वाले सेक्शन और आ जाते हैं। सो अभी आप देखते हो शेयर होल्डर्स फंड यानी टोटल शेयर होल्डर्स फंड है। इसके नीचे आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? किसी भी कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, अगर आप ओवरव्यू पे जाएंगे, सो ये ओवरव्यू में आपको यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू देखने मिलेगी, यानी इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, बराबर। सो वापिस ही चलते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है। सो जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है उसको अगर हम उस कंपनी के कितने शेयर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो हमें उस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? उस कंपनी की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उस कंपनी के कितने शेयर हैं। और जो फेस वैल्यू होता है वो उस कंपनी की वैल्यू से रिलेटेड नहीं होता है। अभी फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। समझिए ये मेरी कोई कंपनी है, सो मेरी कंपनी की फेस वैल्यू अगर मैं लिस्टिंग करना चाहूँगा, तो मेरी कंपनी की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, बराबर। सो अभी कंपनी में सो अभी मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया, और समझिए मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया 20 रुपये पे, यानी उसका एक शेयर फिलहाल 20 रुपये का है। और जो मैंने कंपनी की फेस वैल्यू रखी वो 10 रुपया रखा, यानी कंपनी की फेस वैल्यू यानी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू फिलहाल 10 रुपया थी मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने उसको बेचा 20 रुपये में, यानी जो 10 रुपये का जो प्रीमियम देना पड़ा, वो जो 10 रुपये का प्रीमियम होता है वो एक अलग सेक्शन में आता है, वो भी इसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है। सो ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी उसके नीचे आप देख सकते हैं जैसे टोटल शेयर कैपिटल, और ये बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। क्योंकि टोटल शेयर कैपिटल भी वही होता है, यानी जितने भी टोटल शेयर है अगर कंपनी ने अपने शेयर बढ़ा दिए तो उससे जो टोटल शेयर कैपिटल वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 2018 में इस कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो था 4,360 करोड़ के आसपास। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रुपीज़ करोड़, यानी हर एक फिगर है वो करोड़ में फिलहाल। सो इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल 2018 में था वो था 4,300 के आसपास। और लेकिन 2020 तक पहुँचते पहुँचते जो इसका इक्विटी शेयर कैपिटल था वो बढ़ चुका है 28,700 करोड़ के आसपास। यानी ये जो कंपनी है, ये कंपनी इक्विटी से अपना कैपिटल रेस कर रही है, यानी ये जो कंपनी है वो अपने शेयर बेच के या फिर उसकी फेस वैल्यू बढ़ा के, यानी ये जो कंपनी है ये अपने शेयर बेच के पैसा रेस कर रही है। और इस कंपनी में जो शेयर बेचते हैं जिसकी वजह से पैसा आता है, उसके वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 4,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। और उसके नीचे आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, वो कुछ इतनी ज़्यादा कुछ मतलब की बात नहीं है। उसके नीचे आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? अभी समझ जाए आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, सो आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे यानी आप उस कंपनी के मालिक हो गए, बराबर। सो अभी आपने समझ जाए उस कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए। सो अभी आपने उस कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए, यानी कंपनी ने जितना ही प्रॉफिट कमाया उसका 10% आपका होता है, बराबर। सो समझ जाइए कंपनी ने 100 रुपये कमाया, और 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपया। सो अभी 10 रुपया आपका हो गया, ठीक है। सो इसीलिए जो भी प्रॉफिट होता है यानी आपके शेयर का जितने प्रॉफिट है, ठीक है, यानी कि जो 100 रुपये में से 10 रुपया था वो आपका होना चाहिए, लेकिन उस कंपनी ने आपको उतना डिविडेंड दिया नहीं, आपको पैसा दिया नहीं, आपको सिर्फ 2 रुपया दिया, बाकी का 8 रुपया अपने पास रखा। यानी ये वो पैसा है जो कंपनी के मालिक का है और ये पैसा कंपनी के पास है, बराबर। सो वो पैसा जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, यानी रिजर्व्स और सरप्लस में ऐसा पैसा होता है जो कंपनी के मालिक का है लेकिन कंपनी उसको देती नहीं है, यानी रिजर्व्स और सरप्लस में बेसिकली शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 में इस कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस था
26,000 करोड़। लेकिन 2020 में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस तकरीबन -19,000 करोड़ के पास पहुंच गया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी को में भी बहुत लॉस हो रहा होगा। सो इसीलिए उस कंपनी को अपने रिजर्व्स में से, सरप्लस में से पैसा देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसमें जो पैसा है वो माइनस में चला गया। क्योंकि अगर समझ जाए कंपनी लॉस करती है, सो भी लॉस यानी समझ जाए कंपनी को 100 रुपये का लॉस हुआ यानी -100 रुपीज़, सो उसका 10% यानी 10 रुपये का लॉस आपको भी हुआ, सो भी वो माइनस में आएगा आपका पैसा, बराबर। सो इसीलिए यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस है उस कंपनी का 2020 में माइनस में गया। सो अभी उसके नीचे आता है टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये भी वही सेम ही होता है बेसिकली। और उसके नीचे आता है टोटल शेयर होल्डर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स का यानी कंपनी के मालिक का इस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं 2018 में इस कंपनी के मालिक का उस कंपनी में 30,000 करोड़ लगा हुआ था, लेकिन 2020 में वो सिर्फ 9,000 करोड़ हो गया, यानी ये कंपनी नुकसान करती जा रही है और वो जो कंपनी का मालिक का पैसा है वो उड़ाती जा रही है। सो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस कंपनी को नुकसान होते रह रहे हैं, यानी इसे आपको इतना तो पता चल गया होगा इस कंपनी को फिलहाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी इसके नीचे चलते हैं हम लोग। ये सब इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटलाइजेशन मनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके नीचे आती है करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। सो जो लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। समझ जाए हम लायबिलिटी की बात करेंगे और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। सो करंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा है वो इसी साल देना है, यानी समझ जाए जिससे मैंने उधार दिया, बैंक से मैंने उधार दिया 1 लाख रुपया आया, सो भी वो 1 लाख रुपया लायबिलिटी में चला गया। सो अगर उस पैसे को मुझे इसी साल देना है सो वो पैसा करंट लायबिलिटी में आएगा। और समझ जाए वो पैसा है वो मुझे इस साल नहीं देना है, उसके बाद देना है कुछ समय बाद, सो वो नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, ठीक है। और एसेट्स के साथ भी ऐसे होते हैं। अगर समझ जाए कोई एसेट है मेरा 1 साल के लिए, यानी समझ जाए 1 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू 0 होने वाली है, सो वो एसेट करंट एसेट में आ जाएगा। और 1 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू 0 नहीं होने वाली है, सो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज आती है उसमें भी कुछ पार्ट आते हैं, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहला पार्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी लंबे समय की बोरोइंग, यानी लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ पैसा। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है, यानी 10 से 15 साल का बॉन्ड बनाती है। सो अभी ये बॉन्ड क्या होता है, वो सब कैसे काम करता है, कंपनी बॉन्ड कैसे बनाती है, वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। वो सब वीडियो चाहिए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी ऐसे पैसे हुए जो मैंने बहुत समय के लिए उधार लिए हुए, यानी वो पैसे मुझे फिलहाल अभी थोड़े समय में यानी इस साल नहीं चुकाने, वो मुझे ये जो साल चल रहा है उसके बाद चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है वो जब 2018 में 56,000 करोड़ थी, लेकिन फिलहाल 96,000 करोड़ हो चुकी है। सो इससे हमें पता ये चलता है कि कंपनी की उधार बहुत बढ़ चुकी है, यानी कंपनी बहुत उधार लेने लगी है। देन उसके नीचे आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, यानी अगर समझ जाए कोई कंपनी गवर्नमेंट को बोलती है, गवर्नमेंट ने उसे टैक्स मांगा और उस कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला कि हाँ भाई मेरी फ़िलहाल आर्थिक कंडीशन बराबर नहीं है, मेरी फ़िलहाल इकोनॉमिक कंडीशन बराबर नहीं है, मैं आपको अगले साल टैक्स दे दूँगी। सो उसको बोलते हैं हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी इस कंपनी की जो 2018 में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 307 करोड़ की थी, लेकिन फिलहाल 0 करोड़ की हो चुकी है, यानी कंपनी अपना टैक्स दे रही है। उसके नीचे आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यानी बाकी के दूसरे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और वो भी बढ़ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक हो चुके हैं। देन नीचे आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं वो ये होता है जैसे समझ जाए कोई कंपनी है और उस कंपनी समझ जाए कोई गारंटी देती है या फिर उसके प्रोडक्ट के ऊपर कोई वारंटी देती है। सो अगर किसी बंदे ने उसका प्रोडक्ट वापस किया सो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिपेयर कर देना पड़ेगा। सो उसमें भी कुछ खर्चा होता है। सो वो खर्चा कंपनी को पता नहीं है कि कितना होता है। सो कंपनी पहले से एक एस्टिमेट लगा के वो पैसा साइड में कर देती है। सो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन इस सब का टोटल, ये सबको टोटल करेंगे सो आएगा टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। सो ये टोटल पूरा पैसा होता है वो सब लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। सब इसको हम बंद कर देते हैं। इसके नीचे आता है करंट लायबिलिटी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सब सेक्शन खुल जाएंगे। देन आते हैं नीचे आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी 1 साल से कम के लिए हुए पैसे। तो ये सब देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ चुके हैं, 21 करोड़ से 154 करोड़ तक हो चुके हैं। उसके नीचे आते हैं ट्रेड पेएबल। अगर आप देखोगे तो समझिए आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से माल लेती है, यानी आपकी कंपनी समझ जाइए पेंसिल बनाती है। सो आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपने दूसरी कंपनी से लकड़ा खरीदा। सो आप बोलते हो कि आप मुझे अभी लकड़ा दे दो और मैं आपको पैसा, उस लकड़े का पैसा बाद में दे दूंगा, यानी तकरीबन 30 महीने बाद दे दूँ। सो वो जो पैसा होता है वो ट्रेड पेएबल्स में चले जाता है, यानी ऐसा पैसा जिसका बिल आ चुके हैं हमारे पास, यानी वो पैसा जाने वाला इतना पक्का है। देन ट्रेड पेएबल्स के नीचे आता है अदर करंट लायबिलिटीज़, यानी बाकी के करंट लायबिलिटीज़, यानी बाकी के ऐसे पैसे जो 1 साल के अंदर देने हैं हमें।
देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यानी बेसिकली कोई ग्राहक ने कोई चीज़ खरीदी है हमारे पास से और उसको हमने गारंटी दी है, वारंटी दी हुई है, तो अगर समझ जाइए वो ग्राहक की वो चीज़ इसी साल ख़राब हो जाती है, उसको हमें पैसा वापस देना पड़ेगा। सो इसीलिए वो लोग एक एस्टिमेट अमाउंट रख देते हैं साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम पे, और इन सब का टोटल पैसा होता है टोटल करेंट लाइबिलिटीज़। सो अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी वो 10,000 करोड़ से 95,000 करोड़ हो चुके हैं, यानी तकरीबन 9 गुना बढ़ चुकी है। यानी आपको पता चल गया होगा इससे कि वो कंपनी कितना उधार पैसा मांग रही है, कितना उधार पैसा दे रही है। ठीक है, सो फिर उसके नीचे आता है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, यानी ये जो नंबर होते हैं वो शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस आप पूरी लाइबिलिटी यानी टोटल लाइबिलिटी करोगे, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़ दोनों का ऐड करोगे, सो उसके आपको नेट लाइबिलिटीज़ मिलेगी। सो ये जो नेट लाइबिलिटीज़ है उसको आप अगर शेयर होल्डर्स कैपिटल के साथ ऐड करोगे तो आपको टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ मिलेगा। यानी ये वो फिगर है, यानी ये इतना पैसा है जो कंपनी को, बैंक को भी देना है और अपने मालिक को भी देना है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ 2018 में 1,01,000 करोड़ थी, लेकिन फिलहाल वो 2,28,000 करोड़ हो चुके हैं, यानी दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। सो यानी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा उधार है और बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। देन उसके नीचे आता है एसेट्स का सेक्शन। सो एसेट्स में भी जैसे आप देख सकते हैं 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, करेंट और नॉन करेंट, जो हम आपको बता चुके हैं। सो अभी नॉन करेंट एसेट्स सबसे पहले देखते हैं। सो इसमें आते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी फिजिकल एसेट्स। सो ये जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मशीनरी है, या फिर जैसे वोडाफोन आइडिया की बात करोगे तो उसके टावर, क्योंकि वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है तो उसके टावर और वही सब, उसको हम टेंजिबल एसेट बोलेंगे, यानी ऐसे एसेट जो फिजिकल है। ठीक है, सो अगर आप टेंजिबल एसेट्स की बात करोगे सो 2018 में टेंजिबल एसेट्स 24,000 करोड़ थे और अभी फिलहाल यानी 2020 में 1,80,000 करोड़ हो चुके हैं, यानी तकरीबन इसके जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो तकरीबन 8 गुना बढ़ चुके हैं, 8 से 9 गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इससे पता ही चलता है कि जो टेंजिबल एसेट्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं, और टेंजिबल एसेट्स के बढ़ने का मतलब यही है कि ये जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा पैसे खा रहा है। ठीक है, सो ये था टेंजिबल एसेट्स। इसके नीचे आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, यानी इनटेंजिबल एसेट्स यानी आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, जैसे समझ जाए कोई कंपनी का नाम, यानी उस कंपनी का ब्रांड, जैसे पार्ले बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, अमूल बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। सो जो उस ब्रांड होता है, उस ब्रांड का नाम होता है, उस ब्रांड की कुछ कीमत होती है, सो वो कीमत इनटेंजिबल एसेट्स में आती है। जैसे समझिए अगर कोई कंपनी का कुछ ऐड फेमस होगा, या फिर उस कंपनी का कोई जिंगल जैसे कोई गाना फेमस होगा, सो वो सब भी इनटेंजिबल एसेट्स में आ सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं 2018 में उस कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स 55,000 करोड़ थे और फिलहाल 0 हो चुके हैं, यानी इसके पास कुछ इनटेंजिबल एसेट्स बचे ही नहीं है। उसके नीचे आते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी फिलहाल कितना पैसा काम में लगा हुआ है। सो 2018 में 651 करोड़ लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल 0 करोड़ लगे हुए। इसका मतलब यही है कि 2018 में इस कंपनी ने अपना वर्क यानी अपने एक्सपेंशन करने के लिए 650 करोड़ लगाए थे, लेकिन फिलहाल 0 हो चुकी है। तो इससे पता ही चलता है कि ये कंपनी खुद में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, यानी ये जो कंपनी है ये खुद के बिजनेस में पैसा लगा ही नहीं रही है। सो इसका मतलब यही है कि ये कंपनी फ़िलहाल अच्छी नहीं चल रही है, इसको खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है। सो इसीलिए हमें ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। देन इसके नीचे आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स यानी कोई गाना या फिर कंपनी का कुछ ऐसा लोगो, ऐसा कुछ नया जो डेवलपमेंट के अंदर है, यानी जो बन रहा है अभी फिलहाल। सो 2018 में वो थे 2,900 करोड़ और फिलहाल 0 है, यानी इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं बन रहे फिलहाल। देन आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे वो कंपनी का कुछ वेयर हाउस हुआ, या फिर कंपनी की कुछ ऑफिस हुई, कंपनी की ज़मीन हुई, ऐसा कुछ हुआ, तो वो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, यानी ये जो एसेट है वो फिक्स हो चुके हैं, इस कंपनी के पास से जा नहीं सकते। ठीक है, तो 2018 में इस कंपनी के फिक्स एसेट 80,000 करोड़ के आसपास थे और 2020 में कंपनी के जो फिक्स एसेट थे वो 1,80,000 करोड़ थे, यानी कंपनी के फिक्स एसेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खाती है। सभी इसके नीचे आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी के ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फिलहाल अभी 1 साल के अंदर पैसा नहीं देने वाली। ठीक है, यानी समझ जाए किसी कंपनी ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, या फिर कंपनी ने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर ऐसे किसी को उधार पे दिया होगा, सो वो कंपनी के एसेट में आ जाते हैं। और अगर वो पैसा उनको 1 साल के अंदर नहीं मिलने वाला, 1 साल के बाद मिलने वाला है, सो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। देन उसके नीचे आते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी ऐसा पैसा जो कंपनी ने टैक्स में दे दिया हो ज़्यादा, यानी समझ जाएगा गलती से मैंने कैलकुलेट कर दिया कि इस साल का हमारा टैक्स है 18 करोड़ और मैंने गलती से सरकार को दे दिया 20 करोड़, तो जो 2 करोड़ था वो डिफर्ड टैक्स एसेट में आ जाएगा और अगले साल मैं वो टैक्स उतना कम दूंगा। नीचे आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऐसे पैसे होते हैं जो कंपनी ने दूसरी कंपनी को या फिर
कहीं से लोन लिया हुआ है या फिर उसको एडवांस में दिया गया है, ठीक है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी कम हो रहे हैं, कंपनी के पास खुद के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से दूसरे को लोन देंगे, ठीक है। देन नीचे आते हैं अदर नॉन करेंट एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स हैं जो फिलहाल 1 साल के अंदर इसका पैसा नहीं मिलने वाला हमें। और जैसे आप देख सकते हो वो भी बढ़ चुका है, यानी 2000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो चुका है, यानी तकरीबन 10 गुना बढ़ चुका है। उसके नीचे आते हैं टोटल नॉन करेंट एसेट, यानी सबको प्लस कर देंगे तो टोटल नॉन करेंट एसेट मिलेंगे, जो कि है 2,07,000 करोड़ इस साल, और 2018 में थे 92,000 करोड़, यानी ये भी तकरीबन दुगने हो चुके हैं। देन उसके नीचे आते हैं करेंट एसेट। सो अभी करेंट एसेट देखोगे तो इसमें भी वो सब चीज़ें जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे जो पैसा है वो फिलहाल इसी साल के अंदर आने वाला है। सो अगर आप देखोगे सो वो थी 2018 में वो 5,600 करोड़ थे और फिलहाल सिर्फ 450 करोड़ हो चुके हैं, यानी फिलहाल कंपनी को इस साल पैसा नहीं मिलने वाला अपनी इन्वेस्टमेंट से, बहुत टाइम बाद मिलने वाला है। फिर आता है इन्वेंट्रीज, यानी कंपनी के पास फिलहाल अभी कितने वेयर हाउस में या फिर अपने गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है। सो बेसिकली वो 2018 में 33 करोड़ का था, अभी फिलहाल 0 का हो चुका है। उसके नीचे आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कंपनी ने दूसरी कंपनी को कितना उधार दिया, यानी समझ जाइए आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी लकड़ा बनाती है और सामने वाली कंपनी पेंसिल बनाती है। सो भी आपने अपना लकड़ा, आपकी कंपनी ने अपना लकड़ा उस सामने पेंसिल बनाने वाली कंपनी को उधार में दिया है। सो अभी उधार का पैसा कितना है। सो फिलहाल 2018 में वो 880 करोड़ था और अभी 2,900 करोड़ हो चुके हैं। देन उसके नीचे आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कंपनी के एक बैंक अकाउंट में कितना कैश पड़ा हुआ है या फिर कंपनी के पास ऐसे कितने एसेट्स हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड या फिर शॉर्ट टर्म एफडी, ऐसी कोई चीज़ें, ठीक है। तो 2018 में 22 करोड़ थी और अभी 2020 में 2,500 करोड़ हो चुके हैं, जो कि कैश बढ़ चुका है कंपनी के पास। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी किसी कंपनी, यानी इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को थोड़े टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के लिए लोन दिया था या फिर एडवांस दिया था। सो उसका कितना पैसा है, वो 2018 में 2 करोड़ था, अभी फिलहाल 840 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत बढ़ चुका है। देन उसके नीचे आता है अदर करंट एसेट्स, यानी बाकी के सब तुच्छे मुच्छे करंट एसेट्स, ठीक है। सो 2018 में 3,000 करोड़ का था और 2020 में 15,000 करोड़ का हो चुका है। और नीचे आता है टोटल करंट एसेट्स, यानी सबका टोटल, जो कि है 21,000 करोड़ 2020 में, और वो 2018 में 9,000 करोड़ था, ठीक है। और उसके नीचे आता है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का टोटल, ठीक है। सो टोटल एसेट 2020 में 2,28,000 करोड़ थे और 2018 में 1,01,000 करोड़ थे, यानी अगर आप देखोगे तो जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के सेम होता है, जो कि हर बार बैलेंस शीट में होता है, जो कि हमेशा बैलेंस होता है, यानी टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल। सो इसलिए ये जो नंबर है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, यानी ये नंबर हमेशा सेम होने चाहिए। एंड नीचे सब कुछ और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई कंपनी अपना मेनली अपना पैसा फॉरेन में, वो यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज, फिर रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसीज और फॉर डिविडेंड्स, ये सब चीज़ें मीन्स फॉरेन के एक्सचेंजेस के ऊपर जो खर्चा होता है, फिर वहाँ से जो पैसा लाने में खर्चा होता है, वो सब आते हैं। लेकिन जो मेन बैलेंस शीट है वो यही सब है, ठीक। सो ये थी हमारी वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। देन उसके बाद ये सब चीज़ें हम एक एक करके कवर अप कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद मनी कंट्रोल का एक ब्रीफ रिव्यू दे देंगे, और बाकी भी कुछ ऐप है जैसे स्टॉक एज आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसे सब ऐप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ऐसे सब ऐप अच्छे लगते हैं, आपको शेयर मार्केट पसंद है, आपको इन्वेस्टिंग पसंद है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।